सर मेरा बैठने का स्टाइल ठीक है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कौन है यूपीएससी मटेरियल? मिथ को बस्ट करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि ये जो आइडिया है, यू शुड बी कंफर्टेबल विद पीपल अनलाइक यू। सिविल सर्विसेज ही क्यों इतना क्रेज क्यों है इसका? तो वो क्या चीजें हैं, वे कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो इसको लार्जर देन लाइफ बनाते हैं? दो फैक्टर्स की बात करूंगा, लेकिन इस भौकाल से ज़्यादा एक और डरावनी चीज़ है। लेकिन अधिकांश लोग जहाँ से आते हैं उन जगहों पर विश्वविद्यालयों का मतलब शिक्षा नहीं है। यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अब जिस किस्म की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें केवल याद करना पर्याप्त तरीका नहीं है। हमारे देश में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इन लाइफ इज टू क्वेश्चन एवरीथिंग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। मेरे आज के गेस्ट कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं रखते। विजेंद्र चौहान सर, सब जानते हैं उनको। विजेंद्र मासी जी भी सर, हर जगह आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स देखी होंगी, मॉक इंटरव्यूज़ की। उन रील्स में सर बहुत मजाक भी करते हैं। सर बोलते हैं कि तुम्हारे बैठने का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल है। सर का एक सिग्नेचर स्टाइल है। पर सर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद नहीं पता हों। ही इज़ एन एक्सट्रीमली अस्ट्यूट एंड इंटेलिजेंट मैन। उनकी पियर्सिंग इंसाइट है उन चीज़ों के बारे में। कुछ जो मैं बातें करूँगा, आई हैव नेवर हर्ड एनीबडी आर्टिकुलेट दोज इशूज़ लाइक ही डिड टुडे, इंक्लूडिंग यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम में क्या चाहिए होता है, क्या होता है यूपीएससी मटेरियल, क्या हो रहा है इस देश में, व्हाट आर द बिगेस्ट इशूज़ विद आवर कंट्री, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट फॉर द एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल इन जनरल। सब इशूज़ जो हमारे देश के यूथ को अफेक्ट करते हैं डीपली, सर के पास ना कि सिर्फ कुछ कहने के लिए है, सोल्यूशंस भी हैं। Without further ado, let us go into the conversation with Vijender Chauhan sir. Sir, thank you for coming to the show. मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, आप बड़े मुश्किल से आए हैं। अरे आई एम सॉरी अगर आपको लगा कि मुश्किल से आया हूँ, बट आई एम वेरी थैंकफुल रवि कि आपने मुझे ये मौका दिया। सर मुझे तो लग रहा है कि मौका मेरा है। तो सर इस मौके का मैं पूरा फ़ायदा उठा के पहला सवाल जी पूछता हूँ। तो सर मेरा बैठने का स्टाइल ठीक है? ज़्यादा कैजुअल तो नहीं? आस्क इन पॉडकास्ट आफ्टर पॉडकास्ट, क्योंकि वो रील मटेरियल बनता है। नहीं, आप तो चूंकि सर्विस से आए हैं तो आई एम श्योर आपको पता ही है कि आप लगातार उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं और यू आर एब्सोल्युटली फॉर्मल। थैंक यू। तो यूपीएससी में सर, यूपीएससी से ही सर मैं आता हूँ इस पे। यूपीएससी के बुक पे जो आपने लिखी है, ये मेरे पास बुक है लुक अराउंड यूपीएससी 2.0, और मैंने तो सर बहुत सारे सवाल तैयार किए हुए थे, बट आपने सर मुझे एक तो बुक प्रेजेंट करी है, तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू हैव योर रिव्यू ऑन दिस व्हेन यू आर थ्रू दिस। सर मैं तो सोच रहा हूँ आपसे बुक के बारे में पूरा कंटेंट अभी निकलवा लूँ, क्योंकि इसमें इतने बढ़िया सवाल हैं आपके इंडेक्स में ही, टेबल ऑफ कंटेंट्स में ही। अगर आपकी परमिशन हो तो एक दो इसी में से पूछूं? जी प्लीज़। पहला ही सर इसमें है, गोल सेटिंग के अंदर भाग 1 में पहला ही चैप्टर कहता है कौन है यूपीएससी मटेरियल। तो सर कौन है यूपीएससी मटेरियल? वेल, मैंने इस पर कई बार चर्चा की है और मैं इस बात को एक मिथ की तरह जो कि प्रोपेगेटेड है, इसलिए आपने मौका दिया, शुक्रिया। मैं इस बात को, मिथ को बस्ट करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि ये जो आइडिया है कि वो जो ट्रेट थ्योरी से आया था ना, कि कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं और उससे एक इंसानों को आप क्लासिफाई करते हैं, ये यूपीएससी मटेरियल है, ये यूपीएससी मटेरियल नहीं है। जिसका मतलब है कि पर्सनालिटी के कुछ प्रकार हैं, जो यूपीएससी प्रकार है और गैर यूपीएससी प्रकार है। सच्चाई ये है कि पिछले 20-22 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, पर्सनालिटी टेस्ट वाले ही एरिया में काम करता हूँ, और उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि ये एक मिथ है कि कोई एक यूपीएससी मटेरियल होता है, या फिर इसे कहें कि हर कोई यूपीएससी मटेरियल होता है। इसे इस तरह से समझें कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आप तो एकेडमी में गए होंगे, आपने देखा ही होगा कि एकेडमी में सब तरह के लोग दिख सकते हैं, बिल्कुल विभिन्न, ठीक है ना? डू यू वॉन्ट टू नो हु यू रियली आर? आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों करते हो, आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते? दीज थिंग्स आर अनलॉक्ड व्हेन यू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनैलिटी टेस्ट है बिग 5। ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग फॉर फ्री वी हैव डिसाइडेड टू distribute this. We have created the test, the tool is there, the link is in the description. Please go ahead, use it,
Spread the awareness. Become more self-aware. Thank you and all the best. अगर हम लोग पिछले कुछ सालों के सिलेक्शंस की बात करें तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ रवि सिहाग। आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी, श्री गंगानगर से पढ़ा हुआ, वहीं माताजी भी कृषि करती हैं, पिताजी भी कृषि करते हैं। एक पर्टिकुलर तरीके के आप बैकग्राउंड को समझ सकते हैं। मेधावी छात्र है। मैंने उस विद्यार्थी का कम से कम अगर मुझे याद है तो 4 या 5 बार इंटरव्यू लिया है। अच्छा, मॉक इंटरव्यू में। और उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि एक तरह की पर्सनैलिटी वो दिखाई देती है। और दूसरा देखते हैं अक्षत जैन को। अक्षत जैन एकदम क्रेडल ऑफ प्रिविलेजेस वाला कैंडिडेट, बेस्ट स्कूल पॉसिबल, IIT गुवाहाटी, मदर रेवेन्यू सर्विस, फादर पुलिस सर्विस। अब मुझे बताइए कि अगर यूपीएससी मटेरियल नाम की एक चीज़ है तो इन दोनों में से कौन यूपीएससी मटेरियल है? क्योंकि दोनों ने सेलेक्ट किया, दोनों IAS हुए। तो क्या रवि सिहाग यूपीएससी मटेरियल हैं या अक्षत जैन यूपीएससी मटेरियल है? द ट्रूथ इज दोनों यूपीएससी मटेरियल है। इसका मतलब वी शुड नॉट क्लासिफाई इंडिविजुअल्स और पर्सनैलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग यूपीएससी मटेरियल, बिकॉज यूपीएससी या फॉर IAS फॉर दैट मैटर, दैट सर्विस ऑल्सो रिक्वायर डाइवर्सिटी। सो कौन यूपीएससी मटेरियल का सही आंसर है? आप यूपीएससी मटेरियल है इफ़ यू वांट टू गेट इनटू। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ गलत नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये कहें कि आपको इस बात के लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। क्योंकि पर्सनैलिटी तो सोशल कंस्ट्रक्ट होती है ना। आप किस समाज से आए, आपकी घर की आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या थी, आपका जेंडर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी कम्युनिटी क्या है, तमाम सोशल कैटेगरीज तय करती हैं और तमाम सोशल फैक्टर्स तय करते हैं कि आप क्या शख्सियत लेकर पैदा होंगे। इसमें जाहिर है कि आपका व्यक्तिगत हिस्सा भी जुड़ेगा, लेकिन बहुत सारा हिस्सा डिटरमाइंड है सोशली, सामाजिक तौर पे तय होता है। चूँकि चीज़ें सामाजिक तौर पे तय होती हैं, इसलिए आपको इस बात के लिए कतई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी एक जैसी है, जिस भी रूप की है। ना ही आपके अंदर किसी बात का कोई घमंड होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी कोई ऐसी हो गई है। चाहे A प्रकार हो चाहे B प्रकार हो, दोनों ही प्रकार के लोग हर तरह की सर्विसेज में चाहिए होते हैं। सो इन माई ओपिनियन देयर इज़ नॉट वन स्पेसिफिक UPSC टाइप। जी, राइट, दिस इज़ व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग। सर पर्सनैलिटी तब प्ले में आती है जब हम पर्सनैलिटी के राउंड तक पहुंचते हैं। उससे पहले तक सारा का सारा इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, हार्डवर्क और ये इंटेंजिबल ट्रेड्स का काम है, इंटेंजिबल कॉम्पिटेंस का काम है। वो कौन से कॉम्पिटेंसेस हैं? There's several. I mean, for example, अगर आप ध्यान से देखें तो एक इंडिविजुअल के तौर पर आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। एक्सप्रेशंस, आप बोथ रिटन एंड वर्बल एक्सप्रेशंस एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे मैटर करते हैं। सो देयर आर डेफिनेटली सर्टेन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक्वायर्ड होती हैं, उन पर व्यक्ति को काम करना ही चाहिए। ठीक है, वो चाहे आप IAS बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं, इन एनी केस आपको उन पर काम करना ही चाहिए, क्योंकि देयर आर सर्टेन एक्वायर्ड ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। Obviously there are certain given traits of personality also. मैं जब given कह रहा हूँ, I'm talking about the socially determined. कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो गरीबी में जीने के लिए जो जरूरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो उसके पास आएंगे। उसके पास एक किस्म का संतोष आएगा, उसके पास एक किस्म का हार्डवर्क आएगा, उसके पास एक किस्म की जो मायूस समय में रहने की जो ज़रूरतें होती हैं वो आएंगी। तो वो उसको सोशली डिटरमिन्ड है। लेकिन जो एक्वायर्ड वाली चीज़ें हैं उन पर हमें लगातार काम करना होता है और करना चाहिए। मैं कम से कम इन 3-4 चीज़ों के लिए तो डेफिनेटली कहता हूँ। ऑब्जर्वेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पैथी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी चीज़ें। अगर कॉन्क्रीट सेंस में कहें तो एक आसान सी चीज़ है, आप अपने से भिन्न लोगों को, द पीपल अनलाइक यू, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं या उनके साथ आप कैसा रहते हैं। क्या आप इंटिमिडेट हो जाते हैं, क्या आप डर जाते हैं, क्या आप उनको लुक डाउन करते हैं। आई मीन दैट काइंड ऑफ सेंसिटिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। यू शुड बी कंफर्टेबल विद पीपल अनलाइक यू। पीपल लाइक यू में तो सारे कंफर्टेबल होते हैं। आपने जैसे 4 दोस्त इकट्ठे कर लिए, उसमें हाँ ही कर ली, उसमें किसी को मेहनत भी नहीं लग रही, बुरा भी नहीं लगता, अच्छे लगता है, सारे एक जैसे। लेकिन जब आप अपने से भिन्न लोगों में होते हैं, कल्चरली भिन्न लोगों में होते हैं, ज्योग्राफिकली भिन्न लोगों में होते हैं। अब दिल्ली के, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अगर आप एक समूह में हैं और आप मान लीजिए आपके समूह में सारे लोग, आप मान लीजिए आप दिल्ली के मध्यवर्गीय व्यक्ति हैं और आपके सारे ग्रुप में वही सारे लोग हैं दिल्ली के मध्यवर्गीय लोग, ठीक है, आपको ठाठा ठी करने में, हा ही करने में अच्छा लगेगा, लेकिन आपके पास सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। लेकिन उसी में एक बच्चा आपने जोड़ दिया नॉर्थ ईस्ट का, एक जोड़ दिया भिन्न धर्म से आने वाला, एक जोड़ दिया भिन्न जाति से आने वाला,
उसके बाद जो डाइवर्स ग्रुप बना, उस ग्रुप में हर स्माइल एक किताब का चैप्टर पढ़ने जैसी होगी। 1 घंटा आपने बिताया, लगभग आपने एक किताब पढ़ ली जैसा होगा, क्योंकि आप हर वह व्यक्ति जो आपसे भिन्न था, जिसके बारे में आपके मन में 50 आशंकाएं दी गई थी, आपको सिखाया गया था ये लोग तो बुरे होते हैं, ये लोग तो अमुक चीज़ खाते हैं, ये तो अमुक चीज़ पहनते हैं और इनसे दूर रहना चाहिए, ये कल्चरली अलग हैं। लेकिन आप जब उनके साथ रहते हैं कुछ दिन, यू रियलाइज कि कितना खूबसूरत है डाइवर्सिटी में रहना, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स योर पर्सनैलिटी। अगर आप इंटिमिडेट हो जाते हैं अपने से भिन्न लोगों से, आप डर जाते हैं, आप नफ़रत से भर जाते हैं, या आप वितृष्णा से भर जाते हैं, आपको नापसंदगी आप में आ जाती है, देन यू स्टिल हैव अ फ्यू माइल्स टू वॉक। बहुत बहुत अच्छे से सर आपने बताया, और आपके कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल में आपने बताया, मुझे तो सुन के मज़ा आ गया। सर इसमें एक सवाल जो है मुझे पूछना पड़ेगा, सिविल सर्विसेज ही क्यों आपका एक चैप्टर का नाम है, टाइटल है, और मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ को अलूड कर रहा है कि इतना क्रेज़ क्यों है इसका। यस, एंड आई बीन मुझे जिसे हम सोशल मीडिया की वह इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे यूपीएससी, कोचिंग इंडस्ट्री, मेंटरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, यू हैव सीन इट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। वे लोग मुझे इस सवाल के लिए बार बार नापसंद करते हैं, बट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस ग्लैमराइजेशन ऑफ सर्विसेज के खिलाफ फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। We need to understand that it is a social phenomenon. आप तो सर्विस में रह कर आए हैं और आप सर्विस छोड़ कर आए हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं इस बात को समझ सकता कि ये जिसे हम कहते हैं ना एकदम पॉलिश्ड, क्या बोलेंगे, गोल्डन केज है सर, गोल्डन केज, गोल्ड प्लेटेड, वंडरफुली पुट गोल्ड प्लेटेड, नॉट इवन गोल्ड, गोल्ड प्लेटेड नॉट इवन गोल्ड। तो लेकिन अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक का एनालिसिस नहीं करेंगे तो ये सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा कि ऐसा क्यों है जी। इतना बड़े पैमाने पर इसके पीछे लोग क्यों भागते हैं जी। सिर्फ पैसा नहीं है, जो ये गलतफहमी है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ पैसे की वजह से भागते हैं। आप तो सर्विस से होकर आए, आप जानेंगे कि कुछ लोग जरूर सही है करप्शन की लालच में भी आते होंगे, लेकिन ऐसे लोग भी वहाँ होते हैं जो इसलिए नहीं आए होते, शुरुआत में तो एटलीस्ट नहीं। तो वो क्या चीज़ें हैं, वे कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो इसको लार्जर देन लाइफ बनाते हैं? 2 फैक्टर्स की बात करूँगा। एक तो है जिसे पूर्वी भारत में भौकाल कहा जाता है, ठीक है ना। आप एक बार सर्विस में पहुंचे तो आपका एक सोशल भौकाल बनता है, ठीक है ना। आपको आपके तमाम रिश्तेदार जो अब तक दूर थे आपको निकट रिश्तेदार कहने लगते हैं, आपके पड़ोसी आपको पसंद करने लगते हैं और आपका नाम लेकर 50 काम होने लगते हैं। एक तो ये भौकाल वाला मामला है, लेकिन इस भौकाल से ज़्यादा एक और डरावनी चीज़ है, और वह चीज़ ये है कि एक सामान्य भारतीय समाज में लगातार अपमान के भय से जीता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इफ यू आर नॉर्मल ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन, तो क्या होता है कि आपको कोई भी कांस्टेबल, कोई भी पटवारी, कोई भी कानून गो, बहुत इवन लोअर दर्जे के जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, वो आपका अपमान कर सकते हैं और आप उनका कुछ नहीं कर सकते। कांस्टेबल आपको थपड़िया देगा या कोई कानून को आपको गाली दे देगा, और आप रियलाइज़ करते हैं कि आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए एक ऑर्डिनरी भारतीय अनफॉर्चुनेटली लगातार सड़क पर चलते हुए, घर में रहते हुए, गलियों में चलते हुए विभिन्न वजहों से अपमान के भय में जीता है। ये अपमान उसकी गरीबी की वजह से हो सकता है, उसके पावरलेस होने की वजह से हो सकता है, जनरली ये पावरलेस होने की वजह से होता है, ये उसके सोशल कैटेगरी से, जेंडर की वजह से हो सकता है, कास्ट की वजह से हो सकता है, रिलीजन की वजह से। एंड पीपल हैव रियलाइज कि एक आम भारतीय के पास एक तरीका ऐसा है जिससे वह इंसुलेट हो सकता है इस अपमान से। इफ यू गेट इनटू द सर्विस, इवन इफ यू बिकम अ एसडीएम, विच इज अ मिडल लेवल जॉब, राइट, अगर वो एसडीएम भी बन जाता है तो न केवल उसकी बेइज्जती करना एक कांस्टेबल के लिए मुश्किल है, बल्कि उसके परिवार के लोगों की, समटाइम उसके रिश्तेदारों की, उसके पड़ोसियों की बेइज्जती करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेबल एक एसडीएम पे थप्पड़ नहीं चला सकता। अब लोगों को ये लगता है ये जो पावर गैप है एक ऑर्डिनरी के बीच और एक सर्विस वाले व्यक्ति के बीच, ये पावर गैप वह वजह है जो इंड्यूस करता है दिस ह्यूज लास्ट डिमांड फॉर दिस सर्विस। पीपल रियलाइज कि बाकी चीज़ें तो परे हैं, मैं कौन सी जेंडर में पैदा होऊंगा, मैं कौन सी कास्ट में पैदा होऊंगा, कौन सी कम्युनिटी में पैदा होऊंगा, मेरे पास कितना पैसा होगा। अनफॉर्चुनेटली सोशल मोबिलिटी इतनी कम है कि इन सब चीज़ों पे मेरा नियंत्रण उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं इफ़ आई फॉर सम रीज़न आई एम एबल टू गेट इनटू सर्विस, आई विल बी एबल टू इंसुलेट माई सेल्फ फ्रॉम दिस ह्यूमिलिएशन दैट इज लूमिंग लार्ज ऑलमोस्ट एवरी डे।
आइडियली किसी डेमोक्रेसी में ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक डेमोक्रेसी में हर नागरिक को इस अपमान से सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप इस देश के नागरिक हैं, आज़ाद नागरिक हैं, कोई भी सरकारी अधिकारी आपकी बेइज्जती कर सके, ये अधिकार उसके पास नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। आपको डिग्निटी से, सम्मान से जीने का हक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है जी। अनफॉर्चुनेटली हम ये इंश्योर नहीं कर पाए हर सिटीजन के लिए। इस पावर गैप ने थोड़ा पावरफुल पोजीशंस के लिए इस वाले लस्ट को भयानक बढ़ाया। आपकी सर जो आर्टिकुलेशन है, आई हैव नेवर हर्ड इट आर्टिकुलेटेड सो वेल। इतने अच्छे से आपने बोला और आपने बिल्कुल बात की तय पे जाके एकदम सही निशाना लगाया। यही है, सच में यही है। होता क्या है कि एक बार नौकरी लग जाएगी तो उससे सबसे हो जाए। ये लड़कियां भी ये सोचती हैं, दलित भी ये सोचते हैं, सवर्ण भी ये सोचते हैं, मुसलमान भी ये सोचते हैं और अपने बच्चों को फिर पुश करते हैं। इस पुश की फिर कीमत ये बच्चे इन एक्वायर्ड ड्रीम्स के फॉर्म में चुकाते हैं। उनको बहुत बार तो वो ये भूल भी जाते हैं कि ये उनका सपना नहीं है। दे स्टार्ट एक्वायरिंग इट टू सो मच दैट दे स्टार्ट सेइंग कि नहीं यही मेरा सपना है, जबकि सच्चाई ये है कि एक छोटे बच्चे का सपना ये नहीं होना चाहिए। 8वीं 10वीं के बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं एक बाबू बनना चाहता हूँ, मैं एक IAS बनना चाहता हूँ, बट दैट्स द केस। बिल्कुल सर। इनफैक्ट लोग कभी कभार पूछते हैं कि क्यों करते हैं लोग, है ना। पीपल थिंक इट इज़ अबाउट पावर। पावर एक्वायर करने के लिए नहीं करते, पावर लेसनेस फील हो जाती है। यस, पावर डेफिसिट है, पावर गैप है। और हमें, मेरे को लगता है इंडिया में कहीं ना कहीं हर किसी को कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया होता है सूनर और लेटर। आपके फादर के साथ या किसी के साथ कुछ ना कुछ हो गया होता है जो आपको बोलता है कि बाकी सब चीज़ें बाद में, ये सॉल्व करो पहले। सर आप एक और सवाल जो इसमें से निकलता है, और इससे अच्छा सवाल मैं खुद ही नहीं पूछ सकता था, आपने खुद ही के लिए पूछ लिया। ये दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम क्यों है? देयर सेवरल रीजंस व्हाई। ये पहले तो आप समझिए कि हमारा देश, जैसे हमने कहा कि चूंकि पावर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक ऐसा देश जिसकी आबादी 140 करोड़ है और उनमें से बहुत सारे लोग इस एस्पिरेशन से भर जाते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स आपके खिलाफ हो जाता है। नौकरियां उतनी ही हैं या कम हो रही हैं, ठीक है। तो अगर 1,000 लोग इन सर्विस में जाने वाले हैं, जिनमें से IAS बनने वाले आप जानते हैं लगभग 150 लोग होंगे, उनमें से 75 आप जैसे वो लोग होंगे जो पहले किसी और सर्विस में अभी भी IAS की कोशिश कर रहे हैं। यू एंड अप हैविंग अराउंड 75 सीट्स, राइट। अब उसके लिए पूरा का पूरा देश अगर कोशिश करेगा तो एग्ज़ाम ऑब्वियसली मुश्किल बन जाएगा, पहली बात। दूसरा, इसका स्ट्रेटिफाइड होना भी अपने आप में से मुश्किल बनाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको एक बार एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, तब भी अगर आपके पास अटैम्प्ट बचा हुआ है और IAS नहीं मिला है तो यू कीप प्रिपेयरिंग फॉर इट। इससे एक तरह का स्ट्रेटिफिकेशन बन गया कि एक तो इलीट एस्पिरेंट्स हैं, वे एस्पिरेंट जो एक बार कम से कम एग्ज़ाम या तो क्रैक कर चुके हैं, एटलीस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट लेवल तक पहुँच चुके हैं। वो इन एनी केस जो वट एवर इज़ अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, उसका बड़ा हिस्सा तो वही ले जाएंगे क्योंकि वो पहले से क्रैक कर चुके हैं, उनके पास तो बहुत नैरो विंडो बचती है एक नए एस्पिरेंट के लिए। इस वजह से ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, एग्ज़ाम का नेचर भी, थैंकफुली अभी तक एग्ज़ाम में उस तरह की एकेडमिक इनपुट की ज़रूरत पड़ रही है जिसमें, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू एग्जाम लेफ्ट वेयर यू हैव टू राइट। आप देखिए अधिकतर एग्ज़ाम्स अब जानबूझकर बदल दिए गए हैं मल्टीपल चॉइसेस में। यहाँ मल्टीपल चॉइस भी है, लेकिन इन द मेंस एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट, और ये भी इस एग्ज़ाम को मुश्किल बनाता है, क्योंकि जब आपको लिखना पड़ता है तो आप दरअसल अपनी पर्सनैलिटी उसमें उड़ेल रहे होते हैं, आपके पास छिपाने की गुंजाइश लगातार कम हो जाती है। तो एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसे बहुत मुश्किल एग्ज़ाम बनाता है। और चूंकि इस एग्ज़ाम में आपको ऑप्शनल और एक पूरा बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम कवर करना पड़ता है, ये इस वजह से भी एग्ज़ाम थोड़ा सा और मुश्किल हो गया। सो नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन और कुल मिला के द नेचर ऑफ द जॉब, ये इस एग्ज़ाम को इतना मुश्किल बनाती हैं। किसी भी और देश में एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो इतनी एक तरह की दौड़ नहीं है, एक तरह की भेड़चाल नहीं है एक ही परीक्षा के पीछे। वहाँ डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स सोसाइटी इंश्योर करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा देश डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स इंश्योर नहीं कर पाया है। दे आर हैंडफुल ऑफ ड्रीम्स जिसमें सारे के सारे लोग, चूँकि सपनों में विविधता नहीं है, सपनों में अनफॉर्चुनेटली एक रूपता आ रही है, इसलिए उस परीक्षा को पास करना मुश्किल होता जाएगा जो सभी लोगों की इच्छा से जुड़ गई है, और ये परेशानी है। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। आप पाएंगे, आपको अगर आप तो कभी विदेश जाएं या भारत में ही विदेशियों से बात करें तो आपको समझ में आएगा कि वो इस बात पर हैरान होते हैं
कि अच्छा एक सरकारी नौकरी पाने की परीक्षा आप लोगों के लिए ज़िंदगी का सपना है। बहुत सारे लोगों के लिए वाकई ज़िंदगी का, इनफैक्ट उनमें से अधिकांश को तो ये भी नहीं पता कि अगर परीक्षा पास करके अधिकारी बन जाएंगे तो उसके बाद उन्हें क्या करना है। उन्हें लगता है परीक्षा पास करना ही ज़िंदगी का सपना है, यानी कि आपको नौकरी पाना ही सपना। नौकरी पाना ज़िंदगी जीने का सपना कैसे हो सकता है? नौकरी तो ज़िंदगी जीने का एक औजार है ना। आप नौकरी में ही चलिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तब समझ में आता है कि आप इस नौकरी के पीछे क्यों जाए। आप उनके पास इसका भी कोई प्लान नहीं है कि पहले एक बार मसूरी पहुंच जाए, फिर तय करेंगे कि हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द रीज़न जिस वजह से परीक्षा इतनी मुश्किल हो जाती है और परीक्षा का चरित्र ऐसा हो जाता है। जी सर, इसमें क्या आपको कुछ पॉजिटिविटी दिखती है? क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है, मेरा ये मानना था और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हुआ। मुझे तो कुछ खास नहीं सिखा पाया वो। उसने एक ग्राउंडिंग दी, उसने एक सोशल सेटिंग दी, बट जो एकेडमिक अट्यूनमेंट थी मेरी, जो एकेडमिक हॉर्स पावर थी, वो मेरी इस एग्ज़ाम से हुई। क्योंकि इस एग्ज़ाम ने मुझे मजबूर करा वो चीज़ें पढ़ने पे, दुनिया के बारे में वो सब चीज़ें जानने में, जो कि ये किताब भी कहती है लुक अराउंड पे मेरे को मजबूर करा उसने। ऐसा मेरी लाइफ में कभी ऐसा मौका पैदा नहीं होता अगर मैं इसमें गया ना होता तो। एग्री रवि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इस बात को इस तरह से देखा जाए कि सामान्यतः हमारी विश्वविद्यालयी शिक्षा जो थी, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, आप DU JNU से इसे मत तय कीजिए। DU JNU मैं कहूँगा कि कुछ विश्वविद्यालय अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़ते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जहाँ से आते हैं उन जगहों पर विश्वविद्यालयों का मतलब शिक्षा नहीं है। विश्वविद्यालयों का मतलब यहाँ तक कि जिसे हम एकेडमिक रिगर, बेसिक एकेडमिक रिगर और ट्रेनिंग कहते हैं, वह भी नहीं। हमारे पास विद्यार्थी पहुँचते हैं, मास्टर्स में जब पहुँचते हैं और वो किसी और विश्वविद्यालय से पढ़ के आए होते हैं, उनमें से अधिकांश फुटनोट पढ़ने की स्थिति में नहीं होते, जिसका मतलब उनको ये नहीं पता कि रेफरेंसेस क्या होते हैं, रेफरेंसेस का क्या महत्व है। ये मास्टर्स के विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने अधिकांश विद्यार्थियों को देश के ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी जो शिक्षा व्यवस्था उन्हें सामान्यतः इस योग्य नहीं बनाती कि उनके पास एक विज़न आ जाए, उनके पास एक दृष्टिकोण हो, उनके पास एक आनंद, जो जिसे पढ़ने का आनंद कहते हैं, वो आता हो। अधिकांश के पास नहीं होता। ऐसे में जब उनको ये परीक्षा देने का वो तय करते हैं तो वो पहली बार उन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं जिन चीज़ों को उन्होंने इससे पहले नहीं पढ़ा था। और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होते। जो काम की बात है, जो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वे सब्जेक्ट्स के बीच इंटर रिलेशनशिप्स को पढ़ रहे होते हैं। पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, पता लगता है ज्योग्राफी तो हिस्ट्री को बहुत अफेक्ट कर रही थी। फिर पता लगता है कि नहीं, इकॉनमी तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को अफेक्ट कर रही थी। ये जो इंटेंगलमेंट ऑफ डिसिप्लिन्स है, ये विद्यार्थियों को यूपीएससी में रियलाइज़ होता है, यूपीएससी की तैयारी में रियलाइज होता है। तो दैट वे इट इज डेफिनेटली, बट देन इट्स नॉट समथिंग वी शुड टेक प्राइड इन। आइडियली आवर यूनिवर्सिटी एंड स्कूल एजुकेशन शुड हैव बीन डूइंग इट। बिल्कुल होना तो ये चाहिए था ना कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसा कर रही होती, यही हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसा नहीं कर रही होती। इसलिए जो विद्यार्थी पहली बार ईमानदारी से, इतनी कर्मठता से इसे पढ़ रहे होते हैं, वो पहली बार पढ़ने का आनंद यहाँ लेना शुरू करते हैं, और इसलिए उनको लगता है कि ये लाइफ चेंजिंग एग्जामिनेशन था। आइडियली तो लाइफ चेंजिंग एजुकेशन होनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो लाइफ चेंजिंग एग्जामिनेशन इस महीने में ये डेफिनेटली बन जाता है। एक और पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ समझिए कि, और ये एक पॉलिटिकल सवाल है, कि वी आर अ रिपब्लिक, हम एक गणतंत्र हैं। गणतंत्र होने का मतलब होता है कि इस देश का कोई भी पद हेरिडिटरी नहीं जाना चाहिए। इस देश का कोई भी पद, कि हर एलिजिबल सिटीजन should be able to aspire. And I must say with some sense of pride, despite everything wrong in this country, कि this is one of the institution which it's UPSC as an institution which is still keeping that faith. थोड़ा सा वो भरोसा अभी भी बनाए हुए है कि एक आम नागरिक को ये लगता है कि यदि वह ढंग से मेहनत करे तो वह एस्पायर कर सकता है इन हाई पोजीशंस के लिए। दिस फेथ इन डेमोक्रेसी, द फेथ इन रिपब्लिक, इस गणतंत्र में हमारी आस्था का बने रहना इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से हो पा रहा है। जैसे जैसे दुर्भाग्य से कई सारे इंस्टीट्यूशंस अब नष्ट हो रहे हैं। हम ये हाल में चुनाव आयोग के साथ देख रहे हैं क्या हो रहा है। हमें नहीं पता कब यूपीएससी के साथ भी ऐसा होना शुरू हो जाए, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक कम से कम हमारी लोकतंत्र में आस्था, गणतंत्र में आस्था इन परीक्षाओं की वजह से बची हुई है। अभी सर पिछले कुछ ही सालों में मुझे लगता है
क्राइसिस ऑफ फेथ जिसको हम बोलते हैं, सबसे सीवियर क्राइसिस तो अभी आया था पिछले 1-2 साल पहले, जब एक केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को फेक करके किसी ने सिस्टम को हैक कर दिया। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा इशू था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जैसा आपने कहा ना, ये जो फेथ है, रिपल इफेक्ट है, ये फेथ इस देश के लोकतंत्र बने रहने के लिए जरूरी चीज है। ये एक कोई अफसर गलत चला गया, सिर्फ इतना मामला नहीं, अफसर को तो निपट लेंगे, कोई बात नहीं, 4 अफसर गलत चले जाए, और सच्चाई है कि अधिकतर अफसर एक ही जैसे होते हैं। आप एक ही जगह बी को रख देंगे, अधिकतर बेबेरियन डेमोक्रेसी में कोई फर्क, ब्यूरोक्रेसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए को ट्रांसफर करेंगे, बी आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बना ही इसलिए। वो इसी तरह से व्यक्ति की पर्सनैलिटी सेकेंडरी है, आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं, आपको रूल बेस्ड चलना है। लेकिन ये फेथ अगर हिल जाती है तो डरावनी। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। हमने इंटेंगलमेंट की बात करी सर, यूपीएससी के प्रिपरेशन में एकेडमिक एंटेंगलमेंट की बात करी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी कहाँ मिलते हैं, तो जो हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है वो पॉलिटी का पहला चैप्टर होता है। तो इसके अलावा सर, जो जिस चीज़ ने मेरे दिमाग की खिड़कियाँ खोली वो था कि सिर्फ बात वहाँ पे किताबों पे हिस्ट्री और पॉलिटी पे रुक नहीं रही है, बात कनेक्ट कर रही है आज की डेट में क्या हो रहा है उससे। अब मेरे दिमाग के तारें सिर्फ किताबों पे नहीं, करंट अफेयर से लेकर किताबों तक पूरी मेरे आसपास एक वेब बनाती हैं, एक रियलिटी का मैप बनाना स्टार्ट कर चुकी हैं, जो कि यूपीएससी चाहता है कि मेरे पास हो। एग्जैक्टली क्योंकि वो चाहते हैं कि उस टाइप के लोग आएँ जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ हेल्प कर पाएँ। ठीक बात है, जिनके पास वो सिचुएशनल अवेयरनेस हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सर करंट अवेयर की जो अवेयरनेस है ना। देखिए इस बात को समझिए, अगर आपके पास ये पृष्ठभूमि ना हो, जिस पृष्ठभूमि में आप जानते हैं कि इतिहास क्या है, पॉलिटी क्या है, इकॉनमी क्या है, तब आप आज हो रही घटनाओं को एक दर्शक की तरह देखेंगे और आपको वो एक फिल्म जैसी लगेगी। आपको लगेगा जैसे पहले होता था ना कि ईश्वर की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर आपके पास ये पर्सपेक्टिव है इतिहास का, राजनीति का, अर्थशास्त्र का, तब आप करंट अफेयर्स को भी इसी पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। दोनों चीज़ें, पहले तो ये क्यों हो रही हैं, आपको पता होगा इसके पीछे के पॉलिटिकल सोशल रीजंस क्या हैं, और दूसरा ये कहाँ जा सकती हैं, इसका भी आपको अनुमान हो पाएगा। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये जो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, आपने एक बार इन्हें साध लिया, चाहे यूपीएससी की तैयारी में साधा या आपने यूनिवर्सिटी में साधा, डजंट मैटर, लेकिन अगर आपने इन्हें एक साध लिया तो आपके लिए आपका वर्ल्ड व्यू ऐसा हो जाएगा कि आपको घटनाएं उस तरीके से, उससे भिन्न दिखेंगी जैसे एक आम व्यक्ति को दिखती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स यू अ वाइज पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। सर दूसरे भाग पे आते हैं, और तो किताब भी हमें चला रही तो भटकाव से बचना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लिखा है सर आपने, क्योंकि ये दूसरा भाग जो है तैयारी के ऊपर है सारा। तो भटकाव से बचने से जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि फोमो बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों को, बहुत सारी एडवाइस है, बहुत सारा कंटेंट है, और किसी को ये समझ में नहीं आता है पहले तो कि क्या करना है। तो इसमें सर क्या रिकमेंडेशन है, क्या सजेशन है? देखिए दोनों तरह की चीज़ें, एक तो जैसा आपने कहा कि ये नहीं पता कि क्या करना है, और चूँकि प्रॉब्लम प्लेंटी हो गया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी, इन टर्म्स ऑफ एडवाइस, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, हर एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब दिक्कत ये नहीं है कि क्या नहीं अवेलेबल है, दिक्कत है कि इतना ज़्यादा अवेलेबल है, अब उसमें से कैसे उस चीज़ को चुनें कि जो आपको चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली अदर डिस्ट्रैक्शंस में हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हमें सोशल मीडिया अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है, हमारे पास कंटेंट को लेकर डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन इंडिविजुअल लेवल पे भी आते हैं। एक पर्टिकुलर एज है, इस एज में आपको, आप जानते हैं कि आपकी आप युवा हो रहे हैं तो आपको अलग तरीके के आकर्षण आएंगे, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। फैमिली अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे परिवार, मैं अनफॉर्चुनेट कह रहा हूँ, कई लोग फॉर्चुनेट कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि परिवार हमें सारी ज़िंदगी ड्राइव कर रहा होता है। आप 25 साल के हो गए, आप 30 साल के हो गए, तब भी आप उस परिवार वाले पाश से, बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे होते। बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेहरू विहार में और उनको 24 साल के हो गए, 23 साल के हो गए, लेकिन रोज़ शाम को डांट वाला एक फ़ोन आना ही आना है, और उनको वो फ़ोन की ही टेंशन दिन भर में भी है कि शाम को क्या बोलना है, क्या शाम को क्या सुनना है। सो दीज आर सेट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। एक तो टेक्निकल डिस्ट्रैक्शंस है जैसा हमने कहा, और दूसरा ये सोशल डिस्ट्रैक्शंस हैं, और इन सब के बावजूद लोगों को तैयारी करनी है। इसलिए इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करें, इसका भी आपके पास एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रैटेजी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट, क्योंकि इट्स नॉट एज वी ऑल से, इट्स नॉट 100 मीटर स्प्रिंट, नहीं है, मैराथन है। मैराथन है तो इसका मतलब है कि आपके पास रणनीति इन सारी चीज़ों की होनी चाहिए ताकि आप ऑप्टिमम तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला सकें और तैयारी कर सकें।
एंड देन ऑब्वियसली ये तैयारी कभी भी लार्जर देन लाइफ नहीं हो जानी चाहिए। तैयारी केवल एक परीक्षा की तैयारी है, उसे ज़िंदगी अगर आपने बना ली, और चूंकि वो जो मोटिवेशन वाला वो जो पुश चलता है, यू कैन डू इट, वो दरअसल ये करने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं सब भूल जाइए, ज़िंदगी और कुछ नहीं है, ज़िंदगी यही है। मैं तो उससे भी सहमत नहीं, क्योंकि वो भी अपने आप में एक आप पर स्ट्रेस ही तैयार करता है। यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टू प्रिपरेशन सो दैट यू कैन हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ। जी, मैं तो सर इस पे आऊँगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये टॉपिक। और मतलब आपके सामने तो बच्चा हूँ, बट थोड़ा सा मेरे को लगा है कि लाइफ में डिसएग्रीमेंट इस पे है, क्योंकि मैं सर कोई भी काम नहीं कर पाया लाइफ में जब तक मैं सिंगल माइंडेड फोकस नहीं कर पाया। और सिंगल माइंडेड फोकस 6-6 महीने 1-1 साल के दौरान जितना भी था, चाहे ये था यूपीएससी या बॉडी बिल्डिंग या आप जो भी कर रहा हूँ, तो उसके बिना मैं नहीं कर पाया। और मुझे लगता है कि जब वो पीरियड चल रहा होता है, क्योंकि वो 2 घंटे या 3 घंटे की फोकस की बात नहीं है, इट इज़ 6 मंथ, एक अच्छा खासा लंबा पीरियड। फ्यूचर की विजन नहीं होती है सर दिमाग में, यू कैन नॉट सी द फ्यूचर एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग देयर, और उसको वो बैलेंस अपने साथ ले जाता है उड़ा के। और कोई भी आउटसाइड काम, मुश्किल काम, जहाँ पे आपने कहा जैसे स्टैटिस्टिक्स आपके खिलाफ हैं, वहाँ पर इस टाइप की डीप इमर्जन, डीप फोकस, सिंगल माइंडेडनेस की ज़रूरत हो जाती है एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस इटसेल्फ। देखिए, जब हम लोग जब भाषा पढ़ाते हैं तो इस बात को अच्छे से समझाते हैं कि कई चीज़ें स्ट्रक्चर अपने आप लाता है। अगर आप उस स्ट्रक्चर में एनग्रोस्ड हैं तो उस स्ट्रक्चर में आपको जितने फोकस की ज़रूरत है उतना फोकस, अगर आप वाकई उसमें एनग्रोस्ड हैं तो वो आपको सक कर लेगा। ठीक है, ये रिसर्च में भी होता है, ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता। जब आप रिसर्च में डूबे तो आप जिस चीज़ में डूबे हैं वो आपको दिन रात के लिए पागल करेगा। ठीक है ना, एंड देयर इज़ अ फन इन इट। आप नहीं महसूस कर रहे, लेकिन उसका अपना एक आनंद है। अगर आप उस आनंद के दौरान हैं, आनंद के साथ हैं, तो ऑब्वियसली कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वो उस नकली तरीके से है, जिस नकली तरीके से ये कहा कि नहीं आपको 14 घंटे बैठना है, आप 14 घंटे बैठे हुए हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो 2 ही घंटे वाला है, क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए जब हम ये कह रहे हैं कि आप यू हैव टू बी डाइवर्स इन योर थिंकिंग, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम इस बात को नकार रहे हैं कि पर्टिकुलर जगह पर स्ट्रक्चर आपसे ये उम्मीद करेगा कि जिस समय आप उस काम को कर रहे हैं उस समय उस काम को पूरे आनंद के साथ, पूरी गहराई के साथ, पूरे फोकस के साथ कीजिए। मैं सर आपको थोड़ी एक अजीब चीज़ बताऊं अपने अनुभव से, छोटी सी, हो सकता है थोड़ी काउंटर इंटुइटिव हो। तो जब मैं डूबा होता था प्रोसेस में, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब मैं डिसएंगेज करता था थोड़ा सा भी, तब आती थी एंजाइटी, पैनिक। और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ है ही नहीं मेरे पास। इस पैनिक से बचने के लिए मैं और इमर्जन करता था और डूबता था, और वो मेरा एक एस्केप बन गया। अगर आपका एस्केप ही ये बन गया कि आपको किताब के हिस्ट्री के अंदर जाना है, यू वांट टू गो इनसाइड द टेक्स्ट, ताकि आपके और टेक्स्ट में कोई फ़र्क ही ना बचे, और आपके और किताब में हो ही नहीं, आपके सामने हो टेक्स्ट और दिमाग में चले विजन्स, तो फिर वो डीप इमर्जन, दैट इज़ आई थिंक द ओनली रीज़न कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। नहीं, एंड दैट इज़ अ स्टेज विच यू हैव टू अचीव। अगर आप उस स्टेज को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तब इसका मतलब ये है कि आप दरअसल आप अपनी यात्रा में हैं नहीं, आप किसी और दुनिया में चल रहे हैं। अगर आप वास्तव में उसके साथ वननेस ले आ रहे हैं, तब आप पाएंगे कि ये एक्सटर्नल फोकस का मामला नहीं है जिसको मैं अपोज करता हूँ। जब ये फोर्स्ड फोकस होता है तब अनफॉर्चुनेटली मेरी समझ ये कहती है, और पिछले 20-22 साल में ऐसे सैकड़ों लोगों से मिला हूँ, वो बार बार कहेंगे सर मैं तो पूरी तरह फोकस था, मेरा क्यों नहीं हुआ। मैं रियलाइज़ करता हूँ कि वो फोकस में ही ज़्यादा ताकत लगा रहे थे, क्योंकि वो फोकस जो है अंदर से, जैसे आप कह रहे हैं ना, वननेस से इमर्ज नहीं कर रहा। फोकस तो सर तब पता चलता है जब टूट जाता है मतलब जब होता है तो उस टाइम तो आपको नाम भी पता नहीं होता है, अपना खुद का नाम नहीं याद आएगा। आप अगर उस स्टेज में हैं तब आपकी प्रिपरेशन एकदम अलग लेवल पर है। मैं मान के चलता हूँ 90% लोग उस स्टेज तक पहुँचते भी नहीं। वो फिर वो टेबल बनाने वाले तरीके से होते हैं कि 9 बजे से 11 बजे तक हिस्ट्री, 11 से 12 तक पॉलिटी, उसी में फंसे रहते हैं। माइंड ऐसे चलता ही नहीं है सर, माइंड इमर्जन के लिए ही बना है। या मैं बोलता हूँ सर कभी कभार स्टूडेंट्स को, पता नहीं आप एग्री करें ना करें, कि अगर आप बैठे हुए पढ़ने तो आप एग्जीक्यूशन और प्लानिंग साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, या एग्जीक्यूशन होगी या प्लानिंग होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी 2 घंटे में इतना हो जाना चाहिए, उसके बाद आगे इतना हो जाना चाहिए, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा, तो फिर एग्ज़ाम मेरा होएगा ही नहीं, और फिर वो पढ़ाई नहीं है। मतलब वैसे भी ये जो डर है नहीं होगा का डर,
अगर आप एक बार अच्छे से डूब गए हैं तो नहीं होगा का डर डिसिपेट हो जाता है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप लगातार इसी डर में ही हैं तो फिर तो डर ही जीतेगा फिर। जी जी जी। सर 3 बड़े अच्छे सवाल जो आपने एक चैप्टर में डाले हैं, दो जो कि मैं पूछना चाहूँगा। यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, कितना समय चाहिए, कितनी किताबें चाहिए? देखिए, आप तो चूंकि उस प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं तो आप जानते हैं कि यूं इस बात का कोई एक उत्तर नहीं है, लेकिन जो मेरी अपनी समझ बताती है वो कहती है कि आपके पास 18 महीने का समय जो है आप इस काम के लिए अगर रख पा रहे हैं तो दैट शुड बी एनफ। 18 महीने, 18 मंथ, ठीक है। वैसे 16 मंथ मेरी अपनी रीडिंग कहती थी, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर करने के लिए 1.5 साल कह लेते हैं। तो 1.5 साल अगर आप इसको कमिटमेंट के साथ देने को तैयार हैं तो उस केस में भी, जबकि आप ऐसे कॉलेज से आए हैं, ऐसे स्कूल से आए हैं जहाँ पर कि एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं थी या फिर पर्सनल रीज़न आप बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ पाए, तब भी आप 1.5 साल अगर आपने कमिटमेंट के साथ लगाया है तो आप उस स्टेज पर पहुँच गए हैं कि आप माने कि आपके प्रिपरेशन हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप इससे बहुत ज़्यादा समय अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। मतलब आप 1.5 साल की तैयारी के बाद तो ठीक है, फिर आप एक लूप में हैं, फिर आप थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ते रहेंगे, होता जाए, तैयारी हो जाएगी। आप 2 अटेम्प्ट देना चाहते हैं 2 दीजिए, 3 देना चाहते हैं 3 दीजिए। जैसा मैंने कहा कि मैं तो इस ओवर ग्लोरिफिकेशन के बहुत खिलाफ हूँ कि नहीं आपको तो सारी अटेम्प्ट पूरी ख़त्म ही करनी है, आपको 30-32 साल का हो ही जाना है। आई डोंट बिलीव दैट शुड बी द केस। आप 1 अटेम्प्ट दीजिए, 2 दीजिए, अपने 3 सोच रखिए 3 दे दीजिए, उसके बाद कुछ और कीजिए। यू शुड हैव अ प्लान बी। दैट इज़। जहाँ तक विषय वस्तु की बात है, कितनी किताबें पढ़नी चाहिए, देखिए नंबर तो नहीं दिया जा सकता, नहीं देना चाहिए, लेकिन बेसिक किताबें अगर आपने एक बार पढ़ ली हैं, उसके बाद मटेरियल की कमी कभी भी आपको आजकल की तैयारी में परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मटेरियल अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इज़ अवेलेबल इन एबंडेंट। जो पिछले 5-10 साल का अंतर है, आपके भी परीक्षा देने के बाद की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि अब आपकी विषय वस्तु का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन है। अब तो सर एआई से कंटेंट ऑन डिमांड क्रिएट हो जाएगा। हाँ, आप अगर नोटबुक, कलम या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें या और इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, तो वो टूल्स आपको आपकी तैयारी में एकदम एआई एज देते हैं। मतलब पिछले दिनों मेरे पास एक कंपनी के साथ मेरा लंबी चर्चा हुई, उन्होंने डेमो दिया, विद्या एआई करके वो कंपनी है। उन लोगों को बताया कि यूपीएससी तैयारी का समझिए कैप्सूल है। आप बैठिए और वो आपके हिसाब से जितने उपलब्ध सामग्री है उसके केवल रेलेवेंट हिस्से को, छोड़िए सब कुछ, केवल रेलेवेंट हिस्से को इकट्ठा करके आपको एक कैप्सूल दे देगा और आपके पास तैयारी होगी। तो कंटेंट की अवेलेबिलिटी तो अब एक सवाल नहीं है। इस वजह से ही आप बहुत बार आप देखेंगे कि अब वो फिजिकल प्रेजेंस ए शहर में या बी शहर में उसकी ज़रूरत भी धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आप मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जाएं तो आपको पता लगेगा कि पीजी वाले कह रहे हैं कि अब स्टूडेंट मिलने कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब या तो तैयारी करने आ नहीं रहे और तैयारी आ रहे हैं तो तैयारी करके कोचिंग करके वापस चले जा रहे हैं, और घर बैठकर चूंकि इंटरनेट है ही और चीज़ें तैयार हो रही हैं। पहले की तरह जब 5 साल 6 साल एक कमरे में रहते थे वो ज़रूरतें कम हो गई हैं। तो कंटेंट की अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यू शुड नॉट बी स्वैप्ड अवे। ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा कंटेंट देखने लगें, इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगें कि वो आपकी आवश्यकता से ज़्यादा हो, और मतलब ये प्रॉब्लम प्लेंटी से बचना है। एग्जैक्टली। सर क्या कोई क्वारंटीन रूल है, कहाँ मुझे रोक देना चाहिए? ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, पर्सनालिटीज़ पर वेरी करेगा, पर हमारे समय में ये बात बार बार कही जाती थी कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ होती हैं। देखिए, यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में ये कहता है कि ये बीए ऑनर्स लेवल का परीक्षा होगी, यानी कि जो नॉर्मल बीए होता है उससे ज़्यादा और मास्टर्स से थोड़ा सा कम। तो जब आपको ये लगने लगे कि अब आपको रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए, तो फिर आप उसे सिलेक्शन के बाद के लिए रख लीजिए, क्योंकि रिसर्च पेपर्स की आवश्यकता यूपीएससी की तैयारी में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन ऑनर्स या मास्टर्स लेवल की चीज़ें चाहिए, जिसका मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट विशेष पर आपको एक बेसिक किताब और एक डीपर किताब, इतना आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आप ऑनलाइन वाले से चला सकते हैं। अगर आप एक ही डिसिप्लिन में, जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर आप एक ही सब्जेक्ट के अंदर आप 5, 6, 8 किताबें पढ़ रहे हैं, देन प्रॉबेबली आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर कभी कभार मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तैयारी कैसे चल रही है। मुझे बोलते हैं कि सर पॉलिटी हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है और हिस्ट्री हो गया है। मैं पूछता हूँ होने का क्या मतलब है एग्जैक्टली? तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है।
नहीं, ये तो थोड़ा कम एनसीईआरटी पढ़ने से तो नहीं होगा, मतलब एनसीईआरटी पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने मात्र से नहीं। हाँ हाँ, उसके बाद सर मतलब फॉलो अप क्वेश्चन ये होता है कि एनसीईआरटी पढ़ ली है का क्या मतलब है एग्जैक्टली कितनी बारी, किस डेप्थ में? अगर कुछ सवाल पूछूंगा तो आएगा, तो फिर 2-3 सवाल पूछता हूँ और पता चलता है कि सिर्फ पढ़ी ही है। हाँ। तो क्या कोई ऐसा रूल या कोई ऐसा सिस्टमेटिक तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स जिससे उनको पता चले कि अब ये हो चुका है, दिस इज देखिए, अब तो कई सारे तरीके आ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और कुछ नहीं तो आप PYQs तो देख ही सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, और अगर संभव हो तो टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। उससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। एक अपने आप को टेस्ट करना, इसका मतलब एक तरीका है। और दूसरा तरीका, मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपके पास एक डाइवर्स ग्रुप है और आप दिन में आधा घंटा देने को तैयार हैं, तो आपस में ईमानदारी से ध्यान रखें। UPSC 2.0 जब मैं कहता हूँ तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये अब लोन वुल्फ अफेयर नहीं है। एक समय में UPSC लोन वुल्फ अफेयर होती थी। कमरा बंद करो, 12 घंटे दो, 12 घंटे के बाद कमरा खोलो, अगले दिन फिर बंद कर लो, ये तैयारी का तरीका था। अब ये तरीका काम नहीं करता है। मैं एग्जाम्पल से बार बार ये कहता हूँ कि जुबली हॉल इसका एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। हम लोग जब UPSC की तैयारी कर रहे थे, यानी कि आप जब कर रहे थे उससे 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय जुबली हॉल मक्का होता था। उसका मतलब ये था कि जिस दिन फाउंडेशन कोर्स शुरू होता था, जुबली हॉल जिन लोगों को नहीं पता, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक हॉस्टल है, 150 के आसपास उसकी कैपेसिटी, मतलब 150 मान लो तो 300 बच्चे से ज़्यादा, कुछ लोग गेस्ट की तरह रहते हैं, सब मिला लो तो 300 से ज़्यादा बच्चे वहाँ नहीं हैं, 200 के आसपास बच्चे। और वहाँ से एक बस जाती थी। आप समझ रहे हैं, इतने सिलेक्शंस होते थे कि वहाँ से फाउंडेशन कोर्स के लिए बस जाती थी। उसमें सिलेक्टेड लोग भी जाते थे और कुछ जूनियर बच्चे उनके साथ जाते थे कि मसूरी छोड़कर आएंगे। अब पूरे साल पूरा बैच निकल जाता है, एक सिलेक्शन नहीं होता, कभी 2 सिलेक्शन होते हैं। जुबली हॉल के उसको अगर आप रूपक की तरह पकड़ें, एक मेटाफर की तरह पकड़ें, तो जुबली हॉल में चूंकि सिंगल सीटर रूम मिलते थे, लोग अपना कमरा बंद करते थे, वही कॉमा फुल स्टॉप के साथ रट लेते थे उनके। अब ये प्रीलिम्स तक क्लियर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप जानते हैं कि अब जिस किस्म की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें केवल याद करना पर्याप्त तरीका नहीं है। आपको इंटरलिंकेजेस ड्रॉ करना, नई चीज़ों से, करंट अफेयर से जोड़ पाना, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। यू नीड टू हैव कोलैबोरेटिव लर्निंग. You need to have a diverse group, a small group, not wasting a lot of time, maybe 30 minutes a day, but you need to understand the diverse opinions there so that there is a collaborative learning. It is not a lone wolf affair anymore. It is more of a, I won't call it exactly a team learning. It is not a team learning. आपको अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, but you need to be in collaboration with other learners, other aspirants, if possible, different from you, not same, not like you, not exactly alike you, आपसे थोड़े से भिन्न लोग जो हैं, उन दोस्तों के साथ अगर आप संपर्क में हैं और देख पा रहे हैं कि बाकी चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, तो आपको मदद मिलती है। सर, एक सवाल जो फिर से किताब ही पूछ रही है, रटना। अभी जो मैं कह रहा था कि लोगों से पूछता हूँ एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो पढ़ने का मतलब पता चलता है कि सिर्फ पढ़ी ही है, याद नहीं हुई है। तो आप इसमें सर बुक कहती है कि माइंड मैपिंग होनी चाहिए, जो कि रटने से एक आज़ादी दे सकती है और होना भी चाहिए। ये माइंड मैपिंग की टेक्निक सर एग्जैक्टली कैसी है, और क्या आपको सच में लगता है कि रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि ये रटना शब्द ना, मैं थैंकफुली मैंने एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन भी पढ़ा है जी, और कुछ देश के सबसे अच्छे शिक्षकों ने मुझे शिक्षा के बारे में पढ़ाया। मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का स्टूडेंट था, CI का। पहले मैंने वहाँ से पढ़ाई की और उसके बाद मैंने 3 साल वहाँ रिसर्च की। और बच्चे से लेकर बड़े तक ये जो सीखने की अलग अलग सिद्धांत हैं, थैंकफुली मुझे उनसे थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला और कुछ अच्छे टीचर्स के साथ मिला। प्रोफेसर अनिल सतगोपाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, शानदार टीचर थे। उनके बेसिस में भी होता है, पहली बात तो रटने को जितना नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है, उसे बदलने की ज़रूरत है। इस बात को समझिए कि ये सही है कि कॉन्सेप्ट्स को समझ में आना अच्छी चीज़ है, स्पेशली मैच्योर लोगों के लिए। छोटे बच्चों के लिए उतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, होना चाहिए, लेकिन फिर भी। बट ये कहना कि याद करना कोई बहुत बुरी चीज़ है, ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि याद करना ही अगर रटना है तो याद करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तथ्य तो चाहिए ही होंगे।
ठीक है। तो ये कहना तो एकदम गलत है कि आपको कुछ याद नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को होता है, मेरे साथ भी परेशानी होती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती। अब तो खैर उम्र का भी प्रभाव हो रहा है, लेकिन पहले भी होता। लेकिन मैं मानता हूँ वो पर्सनैलिटी की शॉर्टकमिंग है। आपको याद आना चाहिए। अगर आपको याद सामान्यतः नहीं आता तो फिर आपको वो तकनीकें अपनानी पड़ती हैं जिसमें आप जिस चीज़ को याद करना चाहते हैं उसे किसी चीज़ के साथ जोड़ लेते हैं। इसीलिए आप वो सारी स्ट्रेटजीज़ देखते हैं जिसमें हम एब्रिवेशन से याद करते हैं, हम कोई कीवर्ड बना लेते हैं, फ्रेजेस बना लेते हैं, उनसे याद करते हैं। जब करते थे ना, जब ट्रिग्नोमेट्री याद करनी होती थी, नहीं आ रहा साइन कॉस टेन क्या होगा, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो उस तरीके के सूत्र बना लेते हैं। एनी टूल कैन वर्क, ठीक है ना। आपके साथ जो काम करता है आप उस टूल का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये कहना एकदम गलत है कि याद करना कोई बहुत बुरी चीज़ है, उसके लिए किसी को शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरा ये कि याद करना और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बीच में कोई विरोध नहीं है। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि एक होगा तो दूसरा होगा ही नहीं। आप यू कैन बी अ गुड लर्नर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, बट एट द सेम टाइम यू आर गुड एट फैक्ट्स ऑल्सो। एंड इफ़ यू आर, अगर आप ये दोनों सही से कर पा रहे हैं तो आप इन दोनों में अलग अलग करने वाले लोगों से बेहतर इक्विप्ड हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले से बेहतर इक्विप्ड हैं, सिर्फ रट्टे वाले से बेहतर इक्विप्ड हैं, बशर्ते आप याद भी कर पाते हो और आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आती हो। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो मैं उसको कोई विलेन की तरह तो नहीं देखता रटने को, लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ रटना पर्याप्त नहीं है। केवल रटने के भरोसे ना तो ये परीक्षा, और केवल परीक्षा छोड़ दी जिंदगी भी ना, क्योंकि जब आप रटने वाले तरीके से चलते हैं तो आप अपने क्रिटिकल फैकल्टी को के शत्रु बनना शुरू करते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं मेरा काम तो वो 3 इडियट फिल्म में होता है ना कि समझने की जरूरत नहीं है, मैं रट लेगा। वो जो बोलता है कि वो जिस समय चतुर जो है वो बार बार उस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करता है। आई एम श्योर यू डोंट वांट यू टू बी दैट। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने याद करने को अपने समझने का स्थानापन्न माने। जी, और यूपीसी भी नहीं चाहेगा सर, कोई भी नहीं चाहेगा, समाज भी नहीं चाहेगा। और क्योंकि ध्यान रखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत सारी बुराइयां शास्त्रों को रटने की वजह से आई। जिस समय अपनी चोटिया को रस्सी से बांधकर और मुंडी हिला हिलाकर हमने केवल सूत्रों को, केवल श्लोकों को रटा, बजाय उनकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन करने की, उसने हमारे समाज की बहुत सारी बुराइयां पैदा की। क्योंकि फिर उससे कहा गया कि शास्त्र रट में कह दिया गया उसी को मानना है, उसको फिर आप उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन बंद कर गए। तो सिर्फ रटने में तो बहुत सारी परेशानियां, ऐतिहासिक तौर पे भी परेशानी है, वर्तमान में भी परेशानी है। लेकिन याद करने को कोई नकारात्मक चीज़ मानना भी बुरा है। ठीक बात है, बिल्कुल सर। कुछ आदतें होती हैं अच्छी, कुछ आदतें होती हैं खराब। कुछ यहाँ पर लिखा है 20 सेकेंड रूल आदतों का। ये कौन सा रूल है सर? देखिए, 20 सेकेंड रूल का बहुत पहले से दिया गया रूल है, कुछ नया नहीं है। जिन आदतों को आप रीइंफोर्स करना चाहते हैं, देखिए हम आदत क्या है? आदत ये है कि हमारे दिमाग के कम इंगेजमेंट के बाद भी कोई चीज़ अपने आप होने लगे, ठीक है ना, ऑटोमेटिक। तो मान लीजिए एक किताब पढ़नी है, और किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है, आप चाहते हैं कि वो किताब आप पढ़ें। तो 20 सेकेंड रूल ये कहता है कि जैसे ही मन में ये आए, उसके 20 सेकेंड में आप उसे कर पाने की स्थिति में होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी आदत के लिए। मान लीजिए आप एक है, आपने किताब को यहाँ रखा, आपके मन में आया, आपने किताब उठाई और पढ़नी शुरू कर दी। विद इन 20 सेकेंड मन में आने और इम्प्लीमेंट करने के बीच का टाइम कम था। इससे ज़्यादा संभावना है कि आप ऐसा करेंगे। इसका ठीक अपोजिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कोई चीज़ है बुरी आदत, आप उसे छोड़ना चाहते हैं और इमीडिएटली नहीं छोड़ पा रहे। मान लीजिए सिगरेट पीते हैं, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। तो एक आसान तरीका ये हो सकता है, इससे पूरी तरह दूर नहीं होगी, लेकिन आसान तरीका है कि आप सिगरेट को एक ही खरीद कर लाएं। तो अगली सिगरेट लाने के लिए आपको बाजार तक जाना पड़ेगा और उसमें कुछ समय लगेगा। तो हो सकता है उसके बावजूद आप ऐसा करें, लेकिन 4 में से 3 बार आप कहेंगे छोड़ यार, कौन इतनी दूर तक जाए। या उतनी दूर वाली, मान लीजिए आपको किसी टेलीविज़न का कोई सीरीज़ है और आपको एडिक्शन जैसा हो रहा है, आप उसे लगातार देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपने इतना कर दिया कि अगर मैं अपने रिमोट को इतनी दूर रख दूं, या मैं इस वाले पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म को डिलीट कर दूं, अभी आप देख सकते हैं। देखने के लिए आपको हो सकता है कि लैपटॉप पे उठाना पड़ेगा या दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें 20 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे। इस बीच में दिमाग में तार्किकता अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगी, छोड़ यार, क्या बाद में देख लेंगे, अभी अच्छा जा रहा है, काम चल रहा है, छोड़ देते हैं। एडिंग फ्रिक्शन। हाँ, तो कुल मिला के केवल उसे डेफर करना है, ठीक बात। क्योंकि अल्टीमेटली जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, अगर आप उससे जैसे ही थोड़ा सा दूर होना शुरू होते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, आप अपने प्लान्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जहाँ भी मिल रहा होता है, वो हमेशा फिर वो आपको अपने पाश में, अपने बंधन में ले लेता है।
हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सर। कंपैरिजन एंजाइटी यूपीएससी की बात नहीं है, हर किसी को है। हाँ, आज की डेट में दरअसल किताब में भी इस बात को हर किसी के सेंस में कहा गया है। जी। आप लगातार, और ये मजेदार बात है कि ये वास्तविक कंपैरिजन भी नहीं है, ये सोशल मीडिया इंड्यूस्ड और दूसरी तरीके से, जिसमें कि मान लीजिए इस समय ये वीडियो जा रहा है और इस समय आपका वाला जो चेहरा जा रहा है उसके पीछे ये एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड जा रहा है। आपका दिमाग जब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वो केवल आपको अपने हिसाब से ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा। मान लीजिए एक व्यूअर है जो आपको देख रहा है, तो एक तो आपकी तुलना अपने आप से कर रहा होगा, देखिए रवि कपूर ये हो गए, रवि कपूर ये हो गए, मैं तो ये हूँ, अच्छा या बुरा जो भी, उसके साथ कंपेयर। लेकिन मज़ेदार बात है कि हमारा दिमाग जो है वो सब अवचेतन पे, सब कॉन्शियस में आपके बैकग्राउंड को कंपेयर कर रहा है कि ये देखिए ये लोग जहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पर अमुक चीज़ लगी हुई है, अमुक चीज़ अमुक क्लास से जाती है, या ये जो कंपैरिजन है, बैकग्राउंड्स का कंपैरिजन, मैं जो बैकग्राउंड कह रहा हूँ मैं मेटाफर में कह रहा हूँ, रिलेटिव पॉवर्टी। हाँ, ये अपने आप को अचानक अभावों में, बेचारगी में देखना, या अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे को दूसरे की ज़िंदगी के सबसे अच्छे के साथ कंपेयर करना, फिर अपने आप को सेल्फ पिटी और तमाम चीज़ों में डाल देना, ये हमारे समय की महामारी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति लगातार प्रसन्न, लगातार संपन्न न तो होता है, न ही उसे माना जाना चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग लगातार इन कंजम्पशन से, इन रील्स से, इन शॉर्ट्स से, इन वीडियोस से ऐसी स्थितियों में पहुंच रहा है। सर, अगर आप हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में कोई एक चेंज करें, कोई एक रिफॉर्म करें, तो वो क्या होगा? ये कोई बहुत क्रांतिकारी विचार नहीं जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी विचार है। और विचार ये है कि पब्लिक फंडिंग इन एजुकेशन शुड कंसिडरेबली इंक्रीज। ये धारणा कि ये एक व्यापार है, जिस व्यापार में इमीडिएट आपको रिटर्न मिलना चाहिए, इससे बाहर आके हम इसे एक मैरिड गुड की तरह देखना शुरू करें, ये कोई क्रांतिकारी विचार नहीं है। बहुत लोगों ने बार बार दिया है, इनफैक्ट ये एजुकेशन कमीशंस तक ने दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वी नीड टू प्रायोरिटाइज एजुकेशन, पब्लिक फंडेड एजुकेशन, नॉट जस्ट एजुकेशन, पब्लिक फंडेड एजुकेशन over anything else. Education and health need to be prioritized. They should not be treated like a commodity which should be sold and then returns be दें। ये एक प्राथमिक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ, और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्राइमरी एजुकेशन को, प्राथमिक शिक्षा को जितना महत्व दिया जाना चाहिए उतना दें। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, औचित्य खोजे जा रहे हैं कि स्कूल क्यों जारी रखे जाएं। दैट शुड नॉट बी डन। अगर आप यूपीएससी में कोई एक रिफॉर्म करें सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो वो क्या होगा? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस आइडिया ऑफ 30-32 साल तक लोग तैयारी करते रहेंगे इज़ अ बैड आइडिया। वी शुड close it at 26, but if not 26, at least 28, and attempts should be reduced to 4. आपकी उस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या सुझाव रहेगी जो 2 या 3 साल के बाद भी यूपीएससी में के अटेम्प्ट देते चले जा रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि बार बार मैंने कहा कि अगर आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपका ब्रेकअप प्लान रेडी होना चाहिए। अगर आप शादी भी कर रहे हैं तो आपके पास एक डाइवोर्स प्लान होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप यूपीएससी में आ रहे हैं तो यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। आपको पास एग्जिट प्लान होना ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मेरे कहने से कीजिए कि आप 2 अटेम्प्ट देंगे कि 3 अटेम्प्ट देंगे कि 4 अटेम्प्ट, आप तय कीजिए। लेकिन आप अगर जो तय कर लिया फिर उसे स्टिक कीजिए। आपने 2 अटेम्प्ट देने का तय किया है तो 2 अटेम्प्ट के बाद छोड़ दीजिए। आपने कुछ नहीं खोया, आप उस तैयारी से इतना कुछ हासिल कर चुके हैं अगर आपने ईमानदारी से की है कि आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। ये इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप मसूरी पहुँचे कि नहीं पहुँचे। आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए तो 2 काफ़ी हैं, आपने 3 दे दिए 3 काफ़ी है। आप तय कीजिए कितने, लेकिन यू शुड हैव एन एग्जिट प्लान रेडी। एग्जिट प्लान कैसा होना चाहिए सर? यू शुड हैव अ प्लान बी। आपके पास कोई तरीका होना चाहिए कि आप ये नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप स्टार्टअप्स कर सकते हैं, आप तमाम जितनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं उनमें से आपके पास सपनों की एक विविधता होनी चाहिए। चलिए, आपका ये प्राथमिक सपना है तो द्वितीयक सपना क्या है, सेकेंडरी ड्रीम क्या है, टर्शियरी ड्रीम क्या है, उनको फॉलो कीजिए। सर, आपके मुताबिक हमारे देश में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अब ये थोड़ा सा मुझे मालूम है कि इसे राजनीतिक माना जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अपने से भिन्न लोगों से नफरत करना ये इस समय की समाज की सबसे बड़ी समस्या है। और बहुत सारी दूसरी समस्याएं इससे इमर्ज करती हैं,
जब आप अपने से भिन्न लोगों से नफरत करना शुरू करते हैं तो आपको ये एहसास कराना झूठे तरीके से बहुत संभव होता है कि आपकी कमियों, आपकी असफलताओं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही, उसकी वजह कोई और है, आप उसकी वजह दूसरा कोई समुदाय है। ये आपको याद दिलाना या आपको एहसास कराना संभव हो जाता है। इसलिए हेट्रेड से बाहर आइए। सर, आपका क्या मैसेज रहेगा भारत के यूथ के लिए? सी, एज आई सेड, प्लीज विविधता को अंगीकार कीजिए। और ये जब विविधता कह रहा हूँ, सपनों के स्तर पर भी विविधता कह रहा हूँ, रुचियों के स्तर पर भी विविधता कह रहा हूँ, झुकावों के स्तर पर भी विविधता कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप विविध पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो आप एक मुकम्मल इंसान बनने की तरफ जाते हैं। मनी, वेल्थ, पैसे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी इंपॉर्टेंस कैसे समझें ताकि ठीक बैलेंस में बैठे आपके हिसाब से? देखिए, ये कहना तो बहुत गलती होगी कि पैसे की या धन की कोई कीमत नहीं है। धन महत्वपूर्ण है। कम से कम आपकी एक आरामदेह, डिग्निटी पूर्ण, मतलब एक जो गरिमापूर्ण ज़िंदगी के लिए आपको एक न्यूनतम आमदनी की आवश्यकता तो है। बस इतना कीजिए कि ये आमदनी आपने हासिल की हो, आपने परिश्रम से हासिल की हो, आपने अपनी मेहनत से, अपने स्किल से हासिल की हो। इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इसकी उपेक्षा मत कीजिए और इसकी इज्जत कीजिए। हर खर्चा निवेश की तरह देखा जाना चाहिए। जब आप कुछ खर्च कर रहे हैं तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि इससे जो हासिल हो रहा है, जो निवेश, ये अगर इन्वेस्टमेंट है तो इससे रिटर्न जो मिल रहा है, चाहे वो आप एक चाट ही खा रहे हो और आप उससे ग्रेटिफिकेशन ले रहे हैं, तो आप ये मान कर चलिए इस चार्ट से मिलने वाली ग्रेटिफिकेशन उसे कंपेयर कर लीजिए कि ये ग्रेटिफिकेशन इस लायक है कि आप इतनी कीमत इसकी अदा करें। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हर खर्च को निवेश के तराजू पर तोलिए। सर, मेरा आखिरी सवाल, इस शो का नाम है सिलेबस ऑफ लाइफ और मेरी स्टार्टिंग से कोशिश थी कि असल में ऐसे जो सिलेबस ऑफ लाइफ है वो बताया जाए, निकाला जाए, उसको डिस्टिल किया जाए। सिलेबस ऑफ लाइफ की डेफिनेशन ये है सर कि वो चीज़ें जो स्कूल और कॉलेज नहीं सिखा सकता, और मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों से बढ़िया कोई और तरीका नहीं है उस चीज़ को समझने का। तो सिलेबस ऑफ लाइफ में सर आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? देखिए, ये आपके यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज के सिलेबस पे भी लागू होता है और ये ज़िंदगी के सिलेबस पे भी लागू होता है कि अगर आप वास्तव में कुछ सीख हासिल करना चाहते हैं तो सवाल पूछिए। सवाल पूछना रियल सिलेबस है ज़िंदगी का। क्या आप डर से सवाल पूछने से अपने आप को रोक लेते हैं, शर्म से सवाल पूछने से अपने आप को रोक लेते हैं, या ये मानकर कि सवाल से कुछ नहीं होता उस सिनिसिज्म की वजह से सवाल पूछने से रोक लेते हैं, तब आप अपने आप को लगातार वंचित करते हैं। टू मी द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इन लाइफ इज़ टू क्वेश्चन, एंड दैट्स वाई क्वेश्चन एवरीथिंग। हर चीज़ पर, हर वह चीज़ जो पवित्र बताई गई है, जिसके बारे में कहा है इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, सवाल उठाइए। अभिव्यक्त कर नहीं पा रहे हैं सवाल सबके सामने, तो कम से कम मन में उठाइए और जब मौका मिले सवाल पूछिए। सर, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? मैं आपको धन्यवाद तो एक है ही सर एक, और मैं आपको कुछ और अपने मन से बताना चाहता हूं दैट आपके मैंने वीडियो तो देखे थे, बट आपके साथ बात करने के बाद मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई आपके लिए। थैंक यू फॉर सेइंग। नहीं सर, सच में। और यू आर स्पेशल सर, एंड इतनी क्लैरिटी है, इतनी ज़्यादा सटीकता है और इतनी ज़्यादा डीप इंसाइट है जो मैंने तो बहुत कम देखी है सर। रवि, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सिलेबस ऑफ लाइफ के लिए भी और इन जनरल ज़िंदगी में आपके। थैंक यू सर। थैंक यू।